होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ग्लोबल स्ट्रक्चर और साथ ही अमेरिका की अगले 20 साल जो वो स्ट्रेटजी दुनिया के लिए अपनाएगा वो है। यानी 2045 तक, 2045 तक अमेरिका की जो स्ट्रेटजी दुनिया को लेके होगी, हर कॉन्टिनेंट को लेके होगी, अपनी पावर को एक्सपैंड करके लेके, हम उस पर बात करेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली 2 दिन पहले अमेरिका ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को रिलीज़ किया है। अब हर साल, हर 1 साल या हर 2 साल बाद अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को रिलीज़ करता है, जिसमें अमेरिका ये बताता है कि उसका जो इन्हिसार होगा दुनिया पे या आने वाले वक्त में दुनिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट पर कौन कौन सी स्ट्रेटजी अमेरिका अपनाएगा। लेकिन जो ये वाली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वॉच डॉग के अंदर लिखी गई है। और इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने मिडल ईस्ट से अपना इन्फ्लुएंस कम करने की बात की है, यूरोप से अपना इन्फ्लुएंस कम करने की बात की है, जबकि अमेरिका ने फोकस किया है 3 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन्स पे, एशिया पे, अफ्रीका पे और लैटिन अमेरिका पे। और मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका की ये जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है, ये स्ट्रेटजी अमेरिका ने चेंज करनी थी, बिकॉज जिस तरह से मैं पिछले काफ़ी अरसे से ये बात करता आ रहा था कि अमेरिका आने वाले वक्त में अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करेगा, ख़ुद को बदलने की कोशिश करेगा। और जो भारत के बारे में वो सोचता है, जो चाइना के हवाले से वो चीज़ों को सोचता है, जो ताइवान के हवाले से अमेरिका स्ट्रेटजीज़ अपनाता है, अमेरिका अपनी सब चीज़ों को बदलेगा और एक नई स्ट्रेटजी जो है उसको फॉर्म में लाने की भरपूर कोशिश करेगा। और ये उसी चीज़ की एक कड़ी है जो आज मैं और आप और हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जो रीसेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या कहती है, हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इलाके को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर इम्पोज करने की कोशिश की है और कौन कौन से इलाके को डी इम्पोज करने की कोशिश की है, और अमेरिका आने वाले वक्त में इन सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज से उसको क्या इम्पैक्ट मिलेगा। सो मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका की जो 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसके 5 जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि द मेन गोल ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, बॉर्डर्स एंड सप्लाई चेन्स। अब अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके मुताबिक अमेरिका अपनी जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करेगा। अब अमेरिका अपने बॉर्डर्स कैसे सिक्योर करेगा? अमेरिका सबसे पहले अपने बॉर्डर सिक्योर करेगा कि लैटिन अमेरिका से या मैक्सिको से जो लोग इलीगली अमेरिका में आते हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा जो है मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका ये कोशिश करेगा कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा। और जो दुनिया में सप्लाई चेन का निज़ाम है, यानी जो शिप्स जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ख़ासतौर पे जो शिप्स अमेरिका में जाते हैं, उन शिप्स को कोई तबाह ना करे, उन पर कोई अटैक ना करे, उनको प्रोटेक्ट करने की अमेरिका आने वाले 20 सालों में कोशिश करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। मैं अभी आपको एक मैप दिखाता हूँ और उस मैप में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आने वाले वक्त में अमेरिका अपने सारी की सारी सप्लाई चेन्स को बचाने की कोशिश करेगा और कैसे अमेरिका उन सारे मामलात को लेकर चलने की कोशिश करेगा और क्यों अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट है। हम मैप की मदद से जानेंगे और समझेंगे कि वाई लैटिन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो नॉर्थ अमेरिका है अमेरिका के लिए, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ और मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरेस्टिंगली आपके साथ बहुत अहम चीज़ ऐड करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। सो ये आप लोग मैप देख रहे हैं लैटिन अमेरिका का और नॉर्थ अमेरिका का। तो ये लैटिन अमेरिका इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट लैटिन अमेरिका इज़। ये सारा का सारा मैक्सिको से लेकर अर्जेंटाइन तक ये सारा इलाका लैटिन अमेरिका है और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी के मुताबिक अमेरिका ने ये जो बॉर्डर है उसका, मैक्सिको का ख़ास तौर पे बॉर्डर, यहाँ से जो इलीगल लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं उन इलीगल लोगों को रोकना है अमेरिका ने। लैटिन अमेरिका से जो इलीगल बोट्स आती हैं अमेरिका में और इलीगल लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको रोकना है। और पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन का इंतज़ाम है, जो ख़ास तौर पे शिप्स अमेरिका में जाती हैं
और वो शिप्स अमेरिका में जाके अपना बिजनेस करती हैं, उन सप्लाई चेन के सारे बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना है, ये अमेरिका चाहता है आने वाले 20 सालों में। तो ये पहली स्ट्रेटजी है अमेरिका की, और ये बेसिकली वो स्ट्रेटजी का एक आउटलाइन है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि आने वाले टाइम पे जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिकन सेंट्रिक या अमेरिका दुनिया से एक तरह से आइसोलेट या सेमी आइसोलेशन की तरफ जो है वो चीज़ों को लेकर जा रहा है। ये पहली स्ट्रेटजी है। इसके बाद अमेरिका ने रिसेंटली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये बात की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स रिड्यूस ओवर एक्सटेंशन बाय मेकिंग एलाइज कैरी मोर बर्डन। अब इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। बात यह है कि इस टाइम अमेरिका के दुनिया में बहुत सारे एलाइज हैं, नेटो के एलाइज हैं, ईस्ट एशिया के एलाइज हैं। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स अभी अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी रिलीज़ की है, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका जो है वो अपने एलाइज को ये कहेगा कि अब वो ज़्यादा बर्डन खुद नहीं कर सकता, कंट्रीज़ को अपना बर्डन खुद लेना पड़ेगा, नेटो के कंट्रीज़ को और ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को। लेकिन फोकस अमेरिका का ज़्यादा नेटो पे है। अमेरिका ने अपने नेटो के एलाइज को अपनी स्ट्रेटजी में ये बता दिया है कि अगले 20 साल नेटो के कंट्रीज़ को खुद अपना बोझ, खुद अपना बर्डन लेना पड़ेगा। अमेरिका अब उनकी किसी तरह से मदद नहीं करेगा, उनको खुद अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स में कि यूनाइटेड स्टेट्स विल स्ट्रेंथन इस इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब ये तीन चीज़ें ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी हम देख सकते हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है, वो है चाइना का। चाइना अमेरिका की इकोनॉमी के बिल्कुल साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगले 15 सालों में चाइना और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बराबर होगी। अब उस इकोनॉमी को बराबर ना रखना और अमेरिका की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी रखना, ज़रूरी ये है कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर ही करे। अब अमेरिकन या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला कर रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की, फ्रॉम मोबाइल टू दिस पेन टू क्लॉथ्स एवरीथिंग, वो सस्ते दामों में अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करे, ताकि अमेरिका के अंदर एक तो इन्फ्लेशन भी कम हो और मेड इन अमेरिका का एक जो मूवमेंट है वो अमेरिका चलाए। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो उनकी ख्वाहिश है और यही अमेरिका की अगली 20 साल की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि अमेरिका एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो डिसाइड कर चुका है। अमेरिका ये बात डिसाइड कर चुका है कि जो ग्लोबल इस टाइम जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है और भी बहुत सारे एनर्जी की नीड्स हैं, वो सारी नीड्स जिन चीज़ों से पूरी होती हैं अमेरिका के पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज हों। नंबर वन, अमेरिका जो है वो उन सारे के सारे रिसोर्सेज में इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे और अमेरिका जो है वो खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम दुनिया का लार्जेस्ट जो ऑयल एक्सपोर्टर है या जो एनर्जी एक्सपोर्टर है वो अमेरिका ही है और अमेरिका के पास इतनी एनर्जी है कि वो पूरी दुनिया से कट ऑफ भी हो जाए तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर सकता है। ये कैपेबिलिटी अमेरिका के पास 2025 में आ गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सारे मामले का। मैं भी आपको इसको मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको ये पॉइंट बता रहा हूं और एक एक करके मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं कि कौन से इलाके में अमेरिका अगले 20 साल अपनी स्ट्रेटजी को लेके जाएगा, ज़रा समझिएगा। अच्छा, अब ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल यूज डिप्लोमेसी, ट्रेड टूल्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू शेप ग्लोबल आउटकम्स। यानी अमेरिका के मुताबिक अमेरिका डिप्लोमेसी को परसू करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा किसी के साथ, ट्रेड के टूल्स इस्तेमाल करेगा यानी ट्रेड डिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस करने की कोशिश करेगा और अपनी मईशत को, अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करेगा। अब अमेरिका की ऑलरेडी इस टाइम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो जापान के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, इस टाइम इंडिया के साथ हैं और अमेरिका और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साथ, खास तौर पे जो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज़ हैं, खास तौर पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, उन सारे कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो करना चाहता है। तो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पर अमेरिका की स्ट्रेटजी होगी अगले 20 साल की इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। अच्छा, मैं इस बात से पहले आपको बात समझाना चाहता हूँ। मैं पहले आपको दुनिया का एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ
कि हम इस वीडियो में कौन कौन से इलाकों की बात करेंगे और अमेरिका की स्ट्रेटजी किन किन इलाकों के लिए है, ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझना और इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। और फिर हम एक एक करके जो है वो हर कॉन्टिनेंट पर जाएंगे, हर इलाके पर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका दुनिया को कैसे देखता है और अगले 20 साल तक अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है दुनिया को लेके वो कितनी ज़्यादा सफिशेंट होगी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो लेट मी शेयर यू द मैप। बिकॉज ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मैं पिछले तकरीबन 18 घंटे से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके तकरीबन 40 पेजेस की ये स्ट्रेटजी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन भी किया है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ डाल दूंगा, बट ये स्ट्रेटजी समझना बड़ा ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी किस इलाके की है और मैं इनिशियली जो है वो किस किस इलाके की बात करूँगा आपके साथ। तो प्लीज़ चेक द मैप एंड अपने अपने कमेंट्स आप कीजिएगा। अब बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है NSS 2025, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मेरे मुताबिक अगले तकरीबन 20 साल के लिए है, यानी 2045 तक ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कायम रहेगी और 20 साल के बाद अमेरिका अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी शायद बदले। अब ये जो नई स्ट्रेटजी है इसके मुताबिक हम इस पूरी मामले में एक तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका की बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे एशिया की बात करेंगे इस स्ट्रेटजी में, अफ्रीका की बात करेंगे इस स्ट्रेटजी में और यूरोप की बात करेंगे। इस स्ट्रेटजी में इन 4 इलाकों की बात की गई है जनरली, और हम भी इन 4 इलाकों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू होंगे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में जो है साउथ अमेरिका और सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात की गई है। अच्छा, अब इससे पहले मैं अपनी बात को आगे लेकर चलूं, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे सवालात भी जो हैं वो क्लियर होंगे। अमेरिका का हमेशा से ख्वाब है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इस पूरे इलाके में कोई और मुल्क जो है वो डोमिनेट ना करे। ये प्रेसिडेंट मॉनरे थे उन 1830s में। इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी जिस डॉक्ट्राइन का नाम था द मॉनरे डॉक्ट्राइन। अब द मॉनरे डॉक्ट्राइन का मकसद ये था कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है उसमें वेस्टर्न पावर्स उस टाइम की डोमिनेट ना करें और अमेरिका भी यूरोप में जाके डोमिनेट नहीं करेगा। मैं आपको दोबारा मैप दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊँगा। सो अभी हम जा रहे हैं साल 1830 में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 1830 में। अब ये जो 1830 का साल है, ये वो साल था कि जब यूरोप के अंदर जो पावर्स थी वो ग्रेट पावर्स थी। यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें थीं, खासतौर पे ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, इवन रशिया भी ग्रेट पावर थी उस टाइम भी और आज भी। तो तकरीबन 5 से 6 पावर्स थी यूरोप में, बहुत ताकतवर। अभी जो 5 पावर्स थी ये पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, अफ्रीका में और सारा कुछ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो मॉनरे थे 1830s में मॉनरे ने ये सोचा कि अगर अमेरिकन या यूनाइटेड स्टेट्स को खुद को ताकतवर रखना है अपने रीजन में, तो उसको यूरोपियन पावर्स को अपने रीजन से आउट करना पड़ेगा। ये उस टाइम उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कोशिश की, उन्होंने ये डॉक्ट्राइन बनाई 1830s के अंदर 1830 के अंदर, कि हमने साउथ अमेरिका इस रीजन को और ये जो नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा भी है और अमेरिका भी है और साउथ अमेरिका में लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं, इस सारे इलाके में हमने यूरोपियंस को आने नहीं देना और हम भी यूरोप के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं आइसोलेशनिज्म की स्ट्रेटजी, यानी अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा, ना वो किसी दुनिया के मामले में टांग अड़ाएगा, ना दुनिया को अलाउ करेगा कि वो उसके मामले में टांग अड़ाए। और हुआ भी ये। अमेरिका ने कोशिश की कि वो इस पूरे रीजन में खुद को ताकतवर करे। अमेरिका की मैक्सिको से जंग भी हुई जिसमें अमेरिका ने बहुत सारे इलाके मैक्सिको के कैप्चर भी किए। फिर कनाडा के साथ अमेरिका की डिस्प्यूट्स थी, कनाडा के कुछ इलाके अमेरिका ने लिए और अमेरिका बिकम वेरी पावरफुल इन द रीजन। अच्छा, अमेरिका सिर्फ अपने रीजन में पावरफुल नहीं हुआ, अमेरिका ने साउथ अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट जगहों पे कब्जे किए, जंगें की, अपनी मर्जी के लोगों को इस्टेब्लिश किया। और तकरीबन बाय द ईयर ऑफ 1900 तक अमेरिका जो था वो अपने रीजन का हेजीमॉन बन गया था। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अमेरिका वो वाहिद कंट्री है जो अपने रीजन का हेजीमॉन बना है इन द नोन हिस्ट्री। अमेरिका वो वाहिद कंट्री है कि अपने रीजन का हेजीमॉन बना है, यानी उसको कोई और उसके रीजन में डोमिनेट नहीं कर सकता था। अमेरिका 1900 में इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1900s।
लेकिन जो स्ट्रेटजी बनी थी मॉनरे की वो 1830s में बनी थी, 1830s में वो स्ट्रेटजी बनी थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको तकरीबन 70 साल लगे कंप्लीट होने में, जिसमें अमेरिका में एक सिविल वॉर भी हुई, इब्राहम लिंकन, यू ऑल नो अबाउट दैट। एनीवेज, अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं बिकॉज बात समझाना बड़ा जरूरी था। फिर मैं आपको अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की तरफ लेकर जाना चाहता हूं बिकॉज मैं उसी चीज को इससे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अच्छा, वीडियो आगे लेकर जाने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है वो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि पिछले अगले 20 साल में दुनिया कैसी होगी, अमेरिका अगले 20 साल में दुनिया को कैसा देखता है। अच्छा, अगली बात समझिएगा। अब 1900 के बाद अमेरिका अब इतना ताकतवर हो चुका था अपने पूरे हेमिस्फेयर में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे इलाके में, कि अमेरिका ने सोचा क्यों ना मैं भी दुनिया के अंदर दाखिल हूं और मैं अपने रीजन में तो डोमिनेट कर रहा हूं, ना मुझे कोई आके बदमाशी कर सकता, ना मुझसे आके कोई लड़ाई कर सकता, क्यों ना मैं अपने रीजन में खुद को डोमिनेट तो मैं कर चुका हूं, क्यों ना मैं आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जाके डोमिनेशन हासिल करूं। वो कहते हैं ना कि पहले अपने घर में तगड़े हों तभी जाके मोहल्ले की लड़ाइयों को आप खत्म करवा सकते हैं। अब आता है साल 1914 का। 1914 में ये होता है कि 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, जिसमें डिफरेंट यूरोप के कंट्रीज और डिफरेंट एशिया के कंट्रीज की आपस में लड़ाई होती है। 1917 में ब्रिटेन ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि वो अमेरिका ब्रिटेन की सपोर्ट करे और ब्रिटेन जो है वो ये जंग जीत जाए। इवेंचुअली अमेरिका ने 1917 में 1917 में ब्रिटेन की हेल्प की। अच्छा, अब हम ज़रा इस टाइम फ्रेम को समझिएगा। 1813 से लेकर 1917 तक ऑलमोस्ट यू वुड से कि 90 साल, 90 ईयर्स तक अमेरिका दुनिया से कट ऑफ है। अमेरिका 90 ईयर्स तक दुनिया से कट ऑफ है। 90 साल तक अमेरिका ने खुद को ताकतवर किया अपने इलाके में। तो जो ये लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि सर ये बताइएगा कि सुपर पावर बनने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि सुपर पावर बनने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो हमने नोन वर्ल्ड में सीखी है कि पहले आपको अपने इलाके में डोमिनेट करना है और अपने इलाके में लॉन्ग टर्म तक, काफ़ी अरसे तक डोमिनेट करना है, ताकि आपको कोई दूसरा पंगा ना ले सके और आप इतने बड़े बदमाश बन जाएं, अपने इलाके के बदमाश बन जाएं कि कोई और बदमाशी आपके साथ ना कर सके। सो दैट व्हाट अमेरिका डिड फ्रॉम 1930s टू 1917। 1917 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो अपना बड़ा रोल प्ले किया। फिर इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 में भी अमेरिका आ गया बिकॉज अब अमेरिका अपने इलाके में तो डोमिनेट कर चुका था। अमेरिका को कोई डर नहीं था कि उसके इलाके में आके उससे कोई बदमाशी करेगा। फिर आता है टाइम 1945 का। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं और मैं अगली बात करता हूं। अब 1945 में क्या होता है, देखिए 1945 में एक बड़ी अहम चीज होती है, वो ये होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, जर्मनी हार जाता है। लेकिन 1945 में अमेरिका एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखता है। अमेरिका ये देखता है कि एक तो वो जंग में भी आया, उसने एटम बम भी इस्तेमाल किए, जापान को भी फारिग किया। अच्छा, कन्वेंशनल विजडम ये था कि अमेरिका जो है ये इस जंग को खत्म करने के बाद दोबारा से अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चला जाएगा, दोबारा से अपने घर में जाके दरवाजे लॉक कर देगा और दोबारा दुनिया की किसी जंग में तब आएगा जब कोई बहुत बड़ी जंग होगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 1917 में जब जंग हुई थी पहली वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका ने 1917 में हिस्सा लिया था वर्ल्ड वॉर में, तो इस जंग के खत्म होने के बाद अमेरिका वापस अपने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला गया था और अमेरिका ने दोबारा यूरोप की और एशिया की जो भी लड़ाइयां थी उनमें किसी का भी शराकतदार उसने नहीं रखा अपने आप को और वापस चला गया। लेकिन 1945 में ऐसा नहीं हुआ। 1945 में क्यों ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। 1945 में इसलिए ऐसा नहीं हुआ और 1917 में क्यों हुआ, क्योंकि 1917 में अमेरिका जब वापस अपने इलाके में वापस गया तो पूरी दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। तब भी 1917 में भी दुनिया मल्टीपोलर थी, क्योंकि 1917 में जापान भी था एक सुपर पावर या एक ग्रेट पावर अपने इलाके में। जापान ग्रेट पावर था, फिर फ्रांस ग्रेट पावर था, फिर ब्रिटेन ग्रेट पावर था। ये 3 ग्रेट पावर्स अभी भी हैं, ओके। और अमेरिका खुद भी एक ग्रेट पावर है अपने रीजन में, तो अमेरिका भी सिर्फ सुपर पावर नहीं बना। बट 1945 में ये हुआ, जब ये जंग खत्म हुई तो फ्रांस भी फारिग हो गया, जापान भी फारिग हो गया और ब्रिटेन भी फारिग हो गया और एक नई पावर इमर्ज हुई जिसका नाम था सोवियत यूनियन, जिसको जोसेफ स्टालिन लीड कर रहे थे। अभी हम साल हैं 19 मोर बॉडी, अभी हम जो है इस साल, अभी हम वी आर राइट नाउ इन द ईयर ऑफ 1945। हम 1945 के अब साल में है। अब अमेरिका जब इस जंग को देखा, अमेरिका ने देखा कि यार एक और सुपर पावर आ चुकी है और अब ग्रेट पावर्स नहीं रही, तो अमेरिका डिसाइडेड क्यों ना कि हम भी दुनिया के अंदर
इन्वॉल्व हों दुनिया के मामलात में, हम इन्वॉल्व हों। अमेरिका दुनिया के मामलात में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। हमने देखा कि कोल्ड वॉर चली, सोवियत यूनियन था एक तरफ, अमेरिका एक तरफ था। अमेरिका ने मिलके सोवियत यूनियन को कंटेन किया और इवेंचुअली अमेरिका जो था वो सोवियत ये जंग जीत गया कोल्ड वॉर की। 1945 से लेकर 1991 तक तकरीबन 45 साल तक ये जंग चली कोल्ड वॉर, और अमेरिका ये कोल्ड वॉर जीत गया। अब 1991 में ये हुआ कि जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुई तो सिर्फ दुनिया में सारी ग्रेट पावर्स भी खत्म हो चुकी हैं, अब सारी की सारी जनरल पावर भी खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसी पावर है वाहिद जो पावर इस टाइम पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है। ये साल है 1991 का। 1991 से लेकर 2018 तक ये समझा जाता है, 17-18 तक, ये तकरीबन 27 या 26-27 साल है कि ये वो टाइम है। 1991 से लेकर 2018 के टाइम को समझा जाता है कि ये वो टाइम है जब सिर्फ अमेरिका ही दुनिया में लीड कर रहा था। अमेरिका के मुकाबले में कोई और ताकत लीड नहीं कर रही थी। लेकिन 2018 के बाद ये होता है कि अमेरिका के मुकाबले में रशिया और चाइना ये भी ताकतवर होते हुए दिखाई देते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के लिए इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या थी? वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो उसका हेमिस्फेयर था वेस्टर्न, एक तो इन दोनों कंट्रीज का अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, यानी इस टाइम जो चाइना है वो इकोनॉमिकली भी ताकतवर हो रहा है, मिलिटरीली भी। रशिया ने भी नेटो पे खाता खोल दिया है। रशिया भी इस टाइम जो है वो नेटो को चैलेंज कर रहा है। दूसरा, अमेरिका ने एक और चीज़ अंडरस्टैंड की कि पिछले तकरीबन 10 साल से 2014-15 से चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस अमेरिका के बैक यार्ड में, जिसको बाजू कहते हैं, यानी बैक यार्ड, यानी साउथ अमेरिका जिसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, वो अमेरिका का बैक यार्ड समझा जाता है। मतलब अमेरिका वहां पे जो मर्जी बदमाशी करे, किसी का बाप भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अमेरिका ने ये चीज देखी 2015 से ऑनवर्ड। अमेरिका ने 2015 से ऑनवर्ड ये चीज देखी, जो अमेरिका का बैक यार्ड था जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, यहां पर दो बड़ी ताकतों का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इन्फ्लुएंस चाइना का है और एक इन्फ्लुएंस रशिया का है। और ये इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि चिली, वेनेजुएला, ब्राजील जैसे बड़े कंट्रीज जो हैं, ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जो है वो और ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम नजर आ रहा है। तो अमेरिका ने 2025 में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लिया। अमेरिका ने अपनी 2025 में स्ट्रेटजी को चेंज करके क्या कहा? अमेरिका ने अभी रिसेंटली जो एनएसएस डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें अपनी स्ट्रेटजी को ये कहा कि अमेरिका जो है वो अब पूरी दुनिया की तरफ से फोकस रखेगा, लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा जो उसका वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, उस वेस्टर्न हेमिस्फेयर को दोबारा से इंपॉर्टेंस देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो एनएसएस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि यूएस विल अप्लाई ट्रम्प कोरोलरी और टू द मॉनरे डॉक्ट्राइन, यानी ट्रम्प कोरोलरी जो है वो बेसिकली मॉनरे डॉक्ट्राइन को दोबारा से अप्लाई करने के लिए ट्रम्प साहब दोबारा से उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मतलब अमेरिका पिछले तकरीबन 100 साल से तो बेफिक्र हो चुका था कि उसके हेमिस्फेयर में कोई और बदमाशी कर सकता है या कोई और इन्फ्लुएंस ला सकता है। इवेंचुअली यूरोपियंस तो नहीं आए, चाइनीज़ और रशियंस का इन्फ्लुएंस जो है वो लैटिन अमेरिका में बढ़ चुका है। और अमेरिका को ये डर है कि कल को कहीं उसके हाथ से साउथ अमेरिका भी ना निकल जाए। एक तो बहुत सारे इलाके तो उसके हाथ से अब निकलते जा रहे हैं, कल को कहीं अपने घर का बाजू जो है वो ना निकल जाए साउथ अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी में फैसला किया कि वो दोबारा से इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस पूरे इलाके को कंट्रोल कैसे करेगा? तो एक बड़ी जो है वो पास में, माजी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि जब आपका जो इलाका है, जिस इलाके पे आप सॉफ्ट पावर से, डिप्लोमेसी से काम नहीं कर सकते, फिर आप वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजते हैं और उस पूरे इलाके में अपनी फ़ौज से निगरानी करते हैं और डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी फ़ौज भी भेजूँगा, आपकी कुटाई भी करूँगा, आपके कपड़े भी फाड़ूंगा, आपकी ठीक ठाक में पिटाई करके आपको ह्यूमिलेट करूँगा। यही अमेरिका इस टाइम जो है वो लैटिन अमेरिका में कर रहा है। अभी इस टाइम अमेरिका के तकरीबन 20,000 मैरीन्स लैटिन अमेरिका में मौजूद हैं, 10 से 12 वॉरशिप्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और तकरीबन 40 से 50 F-35 फाइटर जेट्स, अमेरिका के CIA ऑपरेटिव्स, अमेरिका के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। इस टाइम अमेरिका की पूरी फौज लैटिन अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका की बहुत बड़ी फौज इस टाइम लैटिन अमेरिका में मौजूद है। मैं आपको दोबारा मैप दिखा के समझाना चाहता हूँ। और ये अमेरिका मैसेज किसे दे रहा है? अमेरिका मैसेज इस टाइम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज को दे रहा है। बट उससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि अमेरिका की स्ट्रेटजी अभी क्या है।
ओके, लेट मी शो यू द मैप। मैं आपको लैटिन अमेरिका का मैप दिखाता हूँ, छोटा वाला। यस, अमेरिका की स्ट्रेटजी भी ये अमेरिका का बैक यार्ड है सारा, ये सारा बैक यार्ड है अमेरिका का। जो मैंने आपको बड़ा मैप दिखा था, ये बेसिकली साउथ अमेरिका है। ओके, सारा इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। अमेरिका की इस टाइम जो मिलिट्री है वो पूरे इस इलाके में फैली हुई है। अच्छा, सिर्फ वेनेजुएला को मैसेज देना नहीं है, वेनेजुएला के तवज्जुद से कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, चिली, क्यूबा, जो कंट्रीज इस टाइम एंटी अमेरिका हुए हुए हैं, जहाँ पे चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस है, उनको ये बताना है कि देखिए, आप अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे कायम मत कीजिए, वरना मैं इन सारे कंट्रीज की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये मेरा बैक यार्ड है, मेरे बैक यार्ड में आके कोई कुछ करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सो दिस इज व्हाट अमेरिका इज डूइंग राइट नाउ, कि वो अपने बैक यार्ड पर दोबारा से इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। और अगले 20 साल तक अमेरिका, कहा यह जाता है कि दोबारा से इस इलाके पे कंट्रोल कर लेगा। अगले 20 साल की अगर आप मुझसे प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं तो माय पर्सनल प्रिडिक्शन इज दैट कि 2045 में अमेरिका अगर सुपर पावर ना भी रहा तो इस दोबारा से इस पूरे इलाके पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कंट्रोल आ जाएगा 2045 तक। इट विल टेक एटलीस्ट 20 ईयर्स कि अमेरिका को अपनी सारी पॉलिसीज को रिवर्स करके इस इलाके पर और ख़ासतौर पे कनाडा पर, इन दोनों जगहों पर अमेरिका को अपना फोकस रखना पड़ेगा। और इस फोकस के साथ अमेरिका इस पूरे इलाके में दोबारा से अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सकता है, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कम हो चुका है। और अमेरिका दोबारा से इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। अगली बात सुनिएगा। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट मुझे पढ़ने में, मैंने कहा ना, 18 से 19 घंटे लगे, उनको समझने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज अमेरिका की ये नई स्ट्रेटजी है। इससे पहले अमेरिका ने पिछले 20 साल में अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी चेंज नहीं की जितनी जल्दी अमेरिका ने अभी चेंज की है। अब सुनिएगा बात को। अब ये डॉक्यूमेंट्स से जो है, ये आगे एक और बात कहते हैं कि अमेरिका विल स्टेबलाइज इट्स बॉर्डर, मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर है, रिड्यूस माइग्रेशन प्रेशर, फाइट कार्टेल्स एंड सेफ गार्ड्स की रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अमेरिका जब दुनिया से दोबारा से सेमी आइसोलेशन की तरफ जा रहा है तो इसका एक और मतलब है, अमेरिका इमिग्रेंट्स को आराम से आने नहीं देगा। इमिग्रेंट्स के लिए रूल्स टाइट होंगे। जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जो लेना चाहते हैं, उनके लिए रूल्स और टाइट होंगे, उनकी प्लेंटीज ज़्यादा होंगी। जो अमेरिका में जाके जॉब्स करना चाहते हैं उनके लिए भी इतनी आसानी नहीं होगी। तो जो इमिग्रेशन वाला मामला है सारा, उस मामले पर अब टाइटमेंट चीज़ों को किया जाएगा। वन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, उन लोगों को रोका जाएगा कि जो आउटसाइड फ्रॉम अमेरिका आना चाहते हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा कि आप यहाँ पर ना आएँ। फिर लोग क्या करेंगे, लोग यूरोप की तरफ जाएंगे, लोग ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका ने जो अभी अपना बिल्डअप वेनेजुएला के वो पास कर रहा है, ये बिल्डअप जो है, ये सारे का सारा बिल्डअप अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला के पास नहीं करेगा। इस बिल्डअप में अमेरिका भी रिसेंटली बोट्स पे स्ट्राइक कर रहा है। आने वाले टाइम पे अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो पूरे लैटिन अमेरिका के उन इलाकों पे स्ट्राइक्स करेंगे जो इलाके अमेरिका को लगता है कि वो एंटी अमेरिकन है। तो वो फिर कोई भी कंट्री हो सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वेनेजुएला, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। अगली बात सुनिएगा। अब ये वो बात थी जो मैंने आपको इस वीडियो का ये पहला अहम इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि अमेरिका जो अपना साउथ अमेरिका जो उसका रीजन है, जो जिसको लैटिन अमेरिका भी दुनिया कहती है, उसका बेसिकली फोकस अब उस पर आ चुका है। वो फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को अपने ही रीजन में, अपने इलाके में स्ट्रॉन्ग दोबारा से करे। बिकॉज अमेरिका दुनिया की जंगों में इतना बिजी हो चुका था, इतना बेसब्रा हो चुका था कि वो ये भूल गया या फोकस करना कम हो गया कि लैटिन अमेरिका भी उसके बाजू में है। चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। खैर, अमेरिकन के मुताबिक और मेरा भी अपना अंदाज़ा है कि अभी भी देर नहीं हुई, अमेरिका जो है वो इस इन्फ्लुएंस को अगले 15 या 20 सालों में ख़त्म कर लेगा, अगर वो फुली फोकस इस इलाके पर हो जाए। तो ये पहला इलाका है जिसकी हमने अभी बात की। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, बिकॉज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारे पॉइंट से भारी है, और वो है नेटो का। रिसेंटली हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने, ये मैं अभी आपको एनएसएस की बात नहीं बता रहा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो पॉइंट्स है वो मैं बाद में बताता हूं। मैं उससे पहले आपको एक खबर सुनाता हूं। 2 दिन पहले एक खबर आई, और उस खबर के मुताबिक जो अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं, पेंटागन के, उन्होंने नेटो के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको ये डेडलाइन दी है। और ये रॉयटर्स कोट कर रहा है, ये रॉयटर्स कोट कर रहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने नेटो के ऑफिशियल्स को ये डेडलाइन दी है 2027 तक, 2027 तक, कि वो अपने डिफेंस का, अपने ऑफेंस का,
अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है मिलिट्री की, जो भी उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा उसकी 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 जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खुद करें, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अमेरिका 2 साल के बाद नेटो को या तो छोड़ देगा, निकल भी सकता है, या तो अमेरिका जो है उसको वो अपना इन्फ्लुएंस नेटो में कम कर देगा। और मैं आपको बात ये तकरीबन पिछले 1 साल से ये कर रहा हूँ, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि अमेरिका का फोकस अब नेटो पे नहीं होगा, अमेरिका का फोकस अब पूरे का पूरा चाइना पे होगा। चाइना पे मैं अभी बाद में आऊँगा, मैं अभी सिर्फ फिलहाल नेटो की बात कर रहा हूँ। ये अमेरिकन ऑफिशियल्स ने 2 दिन पहले रॉयटर्स के मुताबिक नाम बताए बगैर, कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कन्वे कर दिए मैसेज के भाईजान अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी मिलिट्री को तगड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव टोल्ड। अगली बात सुनिएगा। अब एक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन रॉयटर्स को ही उन्होंने कोट किया, रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि allies have recognized the need to invest more in defense and shift the burden on conventional defense from the US to Europe। अब इस बात को समझिएगा गौर से। बात यह है कि इन ऑफिशियल का पहले मैं कोट समझाता हूं, फिर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। बात यह है कि यूएस ऑफिशियल जो है उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी है। अभी यूएस ऑफिशियल है, ये नेटो के ऑफिशियल हैं, अभी हमने ये कंफर्म नहीं कर सके, बट ये एक नेटो के ऑफिशियल हैं। इन्होंने ये कहा है कि जितने भी एलाइज हैं नेटो के, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है कि अब अमेरिका उनकी हेल्प नहीं करने वाला उस तरह जिस तरह वो पहले करता था। तो इन सारे के सारे कंट्रीज को जो है वो अपना बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा अमेरिका से यूरोप की तरफ। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले अमेरिका ही मदद कर रहा था, अमेरिका ही मिलिट्री को एंगेज कर रहा था, अमेरिका ही अपने F-35 उड़ा रहा था, अमेरिका ही सर्विलेंस कर रहा था, सारा काम अमेरिका ने लिया हुआ था। और ये बच्चों की तरह छलांगे मार रहे थे सारे छोटे नेटो के कंट्रीज के, चले जी अमेरिका हमें बचा देगा। बट बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप, रिमेंबर दैट, इसको समझिएगा। बहुत सारे दोस्त इस बात को नहीं समझ पाते जो मैं आपको बता रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप साहब। पेंटागन की स्ट्रेटजी 2016 के बाद बदल चुकी है नेटो को लेके। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं बोल रहे, ये पेंटागन की स्ट्रेटजी है, जहां पे बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो फ्यूचर को देख रहे होते हैं। उनकी स्ट्रेटजी बदल चुकी है कि अब अमेरिका नेटो का बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा, अब अमेरिका अपने ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ फोकस करेगा। बिकॉज अमेरिका के लिए, ये मैं बार बार आपको बात बता चुका हूं, अमेरिका के लिए रशिया थ्रेट नहीं है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो चाइना है। तो इस बात को समझिएगा। इसलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स ने जो है ये बात कन्वे कर दी कि भाईजान 2 साल हैं, 2 साल तक तो चले हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बाद सारा अपने बोरिया बिस्तरा उठाएं और खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात समझिएगा। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए जो पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं किंग्सले विल्सन, इन्होंने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है इसी चीज के हवाले से, इसको समझिएगा, फिर मैं आपको उसका मामला बताता हूं। इन्होंने ये कहा है कि वी हैव बीन वेरी क्लियर इन द नीड फॉर यूरोपियंस टू लीड इन द कन्वेंशनल डिफेंस ऑफ यूरोप। वी आर कमिटेड टू वर्किंग थ्रू नेटो coordination mechanism to strengthen the alliance and ensure its long-term visibility as European allies. Increasingly take on responsibility for conventional deterrence and defense in Europe. तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि अमेरिकन जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं वो ये इस बारे में बात कर चुके हैं कि अमेरिका जो है वो अब चाहता यह है कि जो डिफेंस की जो लीडरशिप है जो पहले नेटो की अमेरिका के पास थी, कि रशिया जब भी कोई अटैक करेगा तो अमेरिका उसको बचाएगा, तो वो सारे मामला जो है ख़त्म हो गए हैं। अब नेटो कंट्रीज़ को अपनी लीडरशिप खुद लेनी होगी। तो मेरा एनालिसिस ये है कि जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और पोलैंड, ये 4 मेजर कंट्रीज जो पावरफुल नेटो के कंट्रीज हैं, और इसमें टर्की भी आता है ऑब्वियसली, ये 4 से 5 कंट्रीज आने वाले टाइम पे नेटो की लीडरशिप जॉइंटली लेंगे और ये नेटो को आगे लेके जाएंगे। अमेरिका या तो एज ए फादर फिगर या एज ए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीछे बैठकर देखेगी, कभी सपोर्ट करना हो तो वो करेगी, बट जनरली चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, ये अमेरिका की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो अमेरिका की टॉप डीप इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये फैसला कर चुकी है कि अब चाइना ही असल ठिकाना है, चाइना ही अमेरिका के लिए असल थ्रेट है, रशिया वो थ्रेट नहीं है, क्योंकि रशिया के पास शायद वो पावर नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात समझिएगा। अब अगली बात ये है कि यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर लैंडियू। क्रिस्टोफर लैंडियो ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट इन्होंने ये किया है कि इट वाज ऑब्वियस NATO allies should take responsibility for European defense. Successive
US administration have been saying this on one form or another much my worth life whole life but our administration means what it says। यानी उन्होंने भी बात कह दी कि नेटो के कंट्रीज को अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना होगा। अगर और हम पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स की हो रिपब्लिकन्स की हो अमेरिका में, वो ये कहती आ रही हैं कि यूरोप को तगड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यूरोप उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता था। यूरोप हमेशा से समझता था कि जब भी कोई मामला होगा अमेरिका बीच में आएगा। लेकिन आप देख लें यूक्रेन रशिया वॉर में क्या हुआ, अमेरिका नहीं आया ना। तो यूरोपियंस को भी इस चीज़ का अंदाजा हो चुका है। अगली बात समझिएगा, अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या कहती है। मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात नेक्स्ट उस पर लेकर जाता हूँ। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये कहती है कि यूएस विल पुश यूरोप टू टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन डिफेंस। यानी अमेरिका ने ऑलरेडी तो ये कह दिया है, बट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका यूरोप को पुश करेगा कि भाईजान अपनी जिम्मेदारी अब आपकी है, हमला होगा आप पे होगा, मेरे पे हमला नहीं, मैं तो बैठा हूँ 100 मील दूर, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूएस डिमांड हायर मिलिट्री स्पेंडिंग अप टू 5% ऑफ जीडीपी। यानी यूरोपियन कंट्रीज को एक तो अपनी मिलिट्री की स्पेंडिंग्स को बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन की जो मिलिट्री बजट, जो जनरल यूरोप के लोगों का बजट लोगों पे खर्च हो रहा था, वो ऑब्वियसली अब मिलिट्री पे खर्च होगा। और चांसेस ये हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले टाइम पे यूरोप में आपको नजर आएगी। अगली इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, रिड्यूस द आइडिया दैट नेटो विल एक्सपैंड एंडलेसली। यानी अमेरिका ने एनएसएस में यह भी कह दिया कि नेटो अब एक्सपैंड नहीं होगा। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि नेटो इस टाइम कहाँ कहाँ तक है और कौन कौन से कंट्रीज अब नेटो में नहीं आ सकते। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ओके, और किन कंट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम है। ये अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी में बता दी कि नेटो अब और एक्सपैंड नहीं होगा। ये एनएसएस के डॉक्यूमेंट्स में बात अमेरिका ने डायरेक्टली कह दी है। कुछ बातें अमेरिका कभी नहीं कहता था, कभी खामोश रहता था, कभी चूं चां होती थी, लेकिन इस बार कोई चूं चां नहीं हुई। अमेरिका ने सारी की सारी बातें जो हैं वो खुलेआम दुनिया को बता दी। मैं आपको नेटो का मैप दिखाता हूँ और अगली बात फिर हम करते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ नेटो। यस, एंड देयर वी गो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू सुपर चैट अस एज मच एज यू कैन, इट रियली हेल्प्स अस। हमें और मोटिवेशन मिलती है इससे। एंड ओके, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। बात ये सारे मामले में कि नेटो जो है, जो नेटो के कंटेंडर्स थे उसमें एक यूक्रेन था और एक मोल्दोवा था और एक जॉर्जिया भी था। ये तीन कंट्रीज जो चाहते थे ये नेटो में जाना चाहते थे, तीन कंट्रीज, जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोवा। अब जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है अमेरिका की, उसके मुताबिक जो भी कंट्रीज और होंगे उनको नेटो में नहीं लाया जाएगा। नेटो का जो आइडिया था कि वो एक्सपैंड होगा, वो आइडिया खत्म हो चुका है। अब नेटो में कोई नहीं आएगा। तो जिन कंट्रीज का ख्वाब था कि वो नेटो में जाएंगे, वो कंट्रीज अब नेटो में नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि अमेरिका स्टिल समहाउ और अनदर नेटो को डिक्टेट कर सकता है, लेकिन जो अमेरिका की एक प्रेस्टीज थी कि वो नेटो को लीड कर रहा था, वो अमेरिका की जो प्रेस्टीज है वो हमें अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। अगली बात हम लोग करते हैं जो बड़ी इससे भी अहम है। अब अगली बात ये है कि ये सारा मामला जो है ये हमें अब समझ आ चुका है कि अमेरिका नेटो में भी फोकस नहीं करेगा, ताकि अमेरिका जो है वो आने वाले टाइम पर ईस्ट एशिया पर फोकस कर सके, भारत पे फोकस कर सके, ताइवान पे, जापान पे, ताकि चाइना को रोक सके। अब बात आती है ईस्ट एशिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है वो अंडरस्टैंड करना चीज़ों को ज़रूर है। इससे पहले कि मैं अगली बात करूँ, मैं आपको सबसे पहले मैप पे ईस्ट एशिया दिखाना चाहता हूँ कि ईस्ट एशिया बेसिकली कहाँ पर है और अमेरिका ईस्ट एशिया के बारे में क्या सोचता है और ईस्ट एशिया के बारे में अमेरिका आने वाले टाइम पर क्या करेगा, इसको समझिएगा। ये जो इलाका है सारा, ये जो रीजन है सारा, ये सारा रीजन बेसिकली ईस्ट एशिया का इलाका है। वी कॉल इट ईस्ट एशिया। जैसे म्यांमार है, कंबोडिया है, लेओस है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया के में भी कुछ आइलैंड्स है, ब्रुनाई है, फिर जापान है और साउथ कोरिया। ये सारा इलाका जो है ईस्ट एशिया है। अब अमेरिका ईस्ट एशिया के बारे में क्या बात करता है, हम इस वीडियो में, हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है, इस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसको समझिएगा। मोर इंपॉर्टेंटली, according to these documents, NSS, the US will compete with China economically while avoiding direct war. अमेरिका ने चाइना का नाम पहले लिया अपने एनएसएस में। अमेरिका मोर इंपॉर्टेंटली जो है
वो चाइना के साथ इकोनॉमिकली तो compete करेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अवॉइड करेगा वॉर को। अब इससे क्या मुराद है कि अमेरिका वॉर को अवॉइड करेगा? इससे मुराद ये है कि अमेरिका ऑफेंसिव्स नहीं करेगा, अमेरिका चाइना को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करेगा, अमेरिका ताइवान को कभी भी एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं करेगा। हाँ, ताइवान की सपोर्ट करेगा, बट कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिसे चाइना प्रोवोक हो। अमेरिका चाइना के साथ डायरेक्ट कोई वॉर नहीं करना चाहता, वो फिलहाल फोकस करना चाहता है अपनी इकॉनमी पे, ताकि उसकी इकॉनमी तगड़ी रहे, ताकि 15 या 20 साल बाद अगर वो चाइना के साथ कोई मुकाबला करे तो बात बने। अमेरिका चाइना के साथ कोई जंग नहीं करना चाहता, जबकि दूसरी जानब चाइना एग्रेसिव है। ये एक पहला पॉइंट है एनएसएस का। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, यूएस विल प्रोटेक्ट सप्लाई चेन स्पेशली इन टेक एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अमेरिका सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब सप्लाई चेन से क्या मुराद है? कि सप्लाई चेन से मुराद है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं ताइवान में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं अमेरिका में या यूरोप में, वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनके फार्मूले, उनकी ब्लूप्रिंट्स चाइना तक ना पहुँचें, और टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो अमेरिका से पीछे ही रहे, टेक्नोलॉजी में चाइना अमेरिका से आगे ना जाए। क्योंकि रिसेंटली जब चैट जीपीटी के मुकाबले में डीप सीक आया तो अमेरिकन की हवाएं उड़ गई, बिकॉज डीप सीक वॉज आल्सो वर्किंग लाइक चैट जीपीटी। तो अमेरिकन को ये लगा कि शायद हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि चाइना भी वो चीज़ कॉपी कर सकता है, और बड़े जल्दी कॉपी कर सकता है, और बड़े सस्ते दामों कॉपी कर सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अगली बात सुनेगा। अब अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगली बात में इसने बड़ी, अमेरिका ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। एनएसएस का जो थर्ड पॉइंट है ईस्ट एशिया का, उसके मुताबिक यूएस विल स्ट्रेंथन इट्स एलाइज अलायंस विद जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। दोबारा मैं आपको बताता हूं इस चीज के बाद, फिर मैं आपको मैप में लेकर जाऊंगा और एक चीज समझाना चाहूंगा। अमेरिका अपने एलाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। अब इससे पहले मैं आपको एक और बड़ी चीज समझाना चाहता हूं। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं क्वाड। क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। लेकिन क्वाड में जो है वो साउथ कोरिया नहीं है। इसमें अमेरिका ने डेलिबरेटली साउथ कोरिया के भी नाम लिखा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया चाइना के खिलाफ जाए और चाइना के खिलाफ लड़ाई में अपने एलाइज का साथ दे। और इसका ये भी मतलब है कि आने वाले टाइम पे क्वाड के अंदर जो है वो साउथ कोरिया भी जो है वो आ सकता है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ और फिर हम अगली बात करते हैं। अपने कमेंट्स कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोगों की सुपर चैट अभी तक हमें नहीं पहुंची, प्लीज़ जितना हो सकता है सुपर चैट कीजिए, ताकि ये लाइव हम और मोटिवेशन के साथ और अच्छे तरीके से करें, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो पे। इट टुक मी 18 आवर्स टू मेक दिस वीडियो, 18 आवर्स, बिकॉज रिसर्च बहुत ज़्यादा थी। ओके, अगली हम बात करते हैं। अब इस एनएसएस के मुताबिक जो अमेरिका है वो इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और साउथ कोरिया को स्ट्रेंथ करेगा, यानी अपने 4 मेजर एलाइज को स्ट्रेंथन करेगा ताकि वो स्ट्रांग हो। और ऑब्वियसली वो स्ट्रांग किसके अगेंस्ट होंगे? वो चाइना के अगेंस्ट ही होंगे। इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर का मसला है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन्स देने वाला है, स्टेल्थ। जापान को अमेरिका मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है, और जापान को वो कह रहा है कि आपने ताइवान के मुकाबले में बचाना है। और साउथ कोरिया को भी अमेरिका स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली सारे के सारे मामला जो हैं वो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगली बात समझिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएस विल हार्डन इट्स यूएस फोर्सेस इन द पैसिफिक एंड इम्प्रूव असेस टू बेसिस, यानी अमेरिका जो मिलिट्री बेसिस हैं उनमें अपनी असेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएगा, अपने एलाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखा होगा। नेटो के मामले में अमेरिका ये कह रहा है कि आपने खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी है। नेटो के मामले में अमेरिका ये भी तो कह सकता था कि अमेरिका अपने नेटो एलाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन वहां पे ऐसी बात यूज नहीं हुई। मतलब एक तरफ तो अमेरिका नेटो को कह रहा है कि खुद स्ट्रॉन्ग हो भाई, ये आपका मामला है, आपके पास 2 साल है, और अपने जो ईस्ट एशियन एलाइज हैं उनको ये कह रहा है कि आप, अमेरिका जो है वो अलायंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी नेटो की तरह, जो पहले नेटो के अलायंस की स्ट्रॉन्ग की बात करता था अमेरिका, अमेरिका कह रहा है कि वो अपने ईस्ट एशिया के अलायंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका मतलब ये कि वाकई कोई मिलिट्री अलायंस बनने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स एक मिलिट्री अलायंस बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। और वो मिलिट्री अलायंस किसके अगेंस्ट है? वो चाइना के अगेंस्ट है। और प्रोबेबली इस मिलिट्री अलायंस में आपको फिलीपींस भी नजर आ सकता है, बिकॉज फिलीपींस भी इस टाइम इस गेम में है। फिलहाल फिलीपींस का इसमें नाम नहीं है, बट फिलीपींस आल्सो इन द गेम। एनीवेज, अगली बात सुनेगा। आगे जो है एनएसएस का डॉक्यूमेंट्स कहता है कि यूएस विल डेटर एनी चाइनीज एग्रेशन अगेंस्ट ताइवान एंड मेंटेन द स्टेटस को। अमेरिका ये कहता है
कि वो कोई डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहता चाइना के साथ, और यूएस जो है डेटर करेगा चाइनीज एग्रेशन अगर वो ताइवान पर होता है। तो ये अमेरिका ने खुले में कह दिया है कि ताइवान पे कोई भी अटैक होगा अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा। अब ये बात, पहले तो एक एम्बिग्यूटी थी कि अमेरिका करेगा डिफेंड क्या नहीं करेगा, अब ये बात क्लियर हो चुकी है क्योंकि ये बात अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुकी है कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो ताइवान के ऊपर होगा, और ऑब्वियसली वो एग्रेशन हमें पता है कि वो चाइना के अलावा तो कोई और कर नहीं सकता। अमेरिका उस एग्रेशन को डिफेंड करेगा अपने एलाइज के साथ ताकि वो उनको स्ट्रॉन्ग करे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मैसेज अमेरिका इज गिविंग राइट नाउ टू चाइना। अब इस सारे मामले को जब मैं आगे लेकर चलता हूँ तो दिस इंडो पैसिफिक इज द मोस्ट इकोनॉमिक सेंटर, ताइवान एंड सी लेन्स आर क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। यानी जो सी ट्रेड्स हैं, खासतौर पे स्टेट ऑफ मलाका का जो इलाका है जहाँ से $3 ट्रिलियन की हर साल ट्रेड होती है, यानी जो टैंक्स गुजरते हैं, टैंकर्स गुजरते हैं या जो भी जहाज़ या जो भी शिप्स गुजरते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस एरिया। और अमेरिका आने वाले टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अमेरिका ने इस सारे इलाके को ताड़ लिया है। अमेरिका एक तरफ नेटो को लेकर तो परेशान नहीं है, सेंट्रल एशिया को लेकर परेशान है, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ अमेरिका रशिया को थ्रेट ही नहीं समझता, अपने मुकाबले में कुछ समझता ही नहीं है, और हकीकत भी है चाइना के साथ वो मुकाबले में है, चाइना को लिए वो परेशान भी है। नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब बात आती है अफ्रीका की। हालांकि मोर इंपॉर्टेंटली अफ्रीका को कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मिली, बट रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि अमेरिका ने कॉन्गो और रवांडा के दरमियान एक पीस अकॉर्ड करवाया है। और इसके अलावा अमेरिका अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में अमेरिका इंटरेस्टेड है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह चाइना और रशिया है। जिस तरह लैटिन अमेरिका में चाइना और रशिया का एक इन्फ्लुएंस है, उससे कई गुना ज़्यादा रशिया के वैगनर ग्रुप्स का और चाइना की इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लुएंस अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, और अमेरिका उस इन्फ्लुएंस को भी ख़त्म करना चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। मैंने आपको कहा ना, जहाँ जहाँ पे चाइना का या रशिया का इन्फ्लुएंस नज़र आएगा अमेरिका उस इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करेगा। प्रॉबेबली चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इन इलाकों में ज़्यादा है इकोनॉमिकली, सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खासतौर पर सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहिल के जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में अमेरिका कोशिश करेगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को स्ट्रेंथ करे, और क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है वो डील करे। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लेने हैं अफ्रीका से और अपने कंट्री को बेनिफिट देना है। इसका मतलब ये कि इन रिसोर्सेज में डायमंड भी हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका के कई जगहों पे डायमंड्स की कान्स हैं, साउथ अफ्रीका खास तौर पे, और इन सारी जगहों पे। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट। अब इस बात को समझिएगा दिल थाम के, बिकॉज हम सबको ये लगता है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका की डोमिनेंस रहेगी, बट चीज़ें अब बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इससे पहले कि मैं मिडिल ईस्ट पे आऊँ, मैं आपसे सिर्फ एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पर काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। आज से तकरीबन 2 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस किया कि अगर सऊदी अरेबिया में कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान जो है वो उस अटैक को बचाएगा और ऑब्वियसली सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगा। एक म्यूचुअल डिफेंस अलायंस हुआ है। सिंबॉलिक है या प्रैक्टिकल है, बट ये एक अलग डिबेट है, बट एक पैक्ट हुआ है। लेकिन क्या आपके ख्याल के मुताबिक 10 साल पहले या इवन 5 साल पहले तक ये पॉसिबल था कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ या कोई अरब कंट्री अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और वो मुस्लिम कंट्री है, जो इसराइल के साथ इसराइल को तस्लीम भी नहीं करता, जिसके कंट्री के अंदर इसराइल के खिलाफ एक सेंटीमेंट भी है क्योंकि पैलेस्टीन में लोग मारे जा रहे हैं, कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान ऐसे अरब कंट्री के साथ या अरब कंट्री ऐसे किसी मुस्लिम कंट्री के साथ कोई डिफेंस पैक्ट करेगा? सो लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज दैट अमेरिका, अब वो एनएसएस में अमेरिका ने ये बात कर भी दी, मैं उससे पहले आपको बात बताना चाह रहा हूँ। माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज दैट अमेरिका मिडल ईस्ट में उसका रोल ख़त्म हो चुका है। जितनी एनर्जी अमेरिका को मिडल ईस्ट से चाहिए थी वो उसने ले ली है। कोई अब वहाँ पे ऐसा मजबूत कंट्री नहीं है जो अमेरिका को बदमाशी कर सके अमेरिका के साथ। अमेरिका का पूरा फोकस मिडल ईस्ट, जिस तरह नेटो से फोकस हट गया, मिडल ईस्ट से भी हट के उसका फोकस सारा आपको नज़र आएगा। सेंट्रल एशिया में नंबर 1 और ईस्ट एशिया में नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिका अपनी फ़ौजें भी हो सकता है जो 40-50 हज़ार फौज उसकी इन रीजन्स में वो उसको मूव करके किसी और तरफ ले जाए। बट रिमेंबर वन थिंग, सऊदीज़ आल्सो नो दैट थिंग। सऊदीज़ ने इससे पहले कि अमेरिका इस पूरे रीजन से निकले, सऊदीज़ ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया ने काम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, और ये डिफेंस पैक्ट अमेरिकन की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। अमेरिकन को ये बात पता थी कि सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट कर रहा है, दे डिड नॉट से एनीथिंग, और हो सकता है कि सऊदीज़ ने
अमेरिकन को ये बात बताई हो कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अमेरिकन ने कहा ठीक है आप ये कर लें, ऑलरेडी हम आपकी जिम्मेदारी से थक चुके हैं, अब ये जिम्मेदारी किसी और कंट्री के पास जाए। जिस तरह नेटो को कहा ना अमेरिका ने कि ये जिम्मेदारी अब आपकी है, खुद अपने आप को डिफेंड करें, इस तरह अमेरिका चाहता है कि इस सारे मामले की जो जिम्मेदारी है ये किसी और मुस्लिम कंट्री को दें। और पाकिस्तान वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की तरफ वो आया और इवेंचुअली एक डिफेंस पैक्ट हुआ। तो ये डिफेंस पैक्ट जो है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका ने 20 साल इस इलाके में डोमिनेट किया है, बल्कि पिछले कई साल से वो डोमिनेट कर रहा है, हम सबको पता है। फ्रॉम 91 टू 2015-16 अमेरिका ने बहुत ऑपरेशंस की हैं, पूरी लड़ाई की है और ठीक ठाक बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट किया। सो मिडिल ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से क्योंकि अब सारी एनर्जी वो ले चुका है, दुनिया का एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जो है वो एनर्जी को उसकी एक डोमेन चेंज होके अब आपको सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है, या एनर्जी के एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। पहले ऑयल पेट्रोल था, अब वो आपने देखा इवन पाकिस्तान में भी इस टाइम जो है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन कम हो रही है, और अमेरिका का जो मेजर फोकस था वो मिडिल ईस्ट से ख़त्म हो चुका है। उसको ऑयल चाहिए था, डोमिनेशन रखनी थी उसने वो रख ली, वक्त ख़त्म हो गया, हालात बदल गए। अब चाइना विल बी द मेन रीज़न। ये जो फ़ौजें बैठी हुई हैं, लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी फ़ौजें आने वाले टाइम पे आपको सेंट्रल एशिया में नज़र आएंगी, जो 50-60 हज़ार फ़ौज जितने भी है। अच्छा, अब ये सारी बात तो मैंने आपको बता दी कि अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़, अमेरिका जो है इसराइल से तंग है, ईरान से तंग है, यमन से तंग है, कोई और कंट्री इनको प्रोटेक्शन दे। मैं अब इनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने चाइना को कंटेन करना है, अपने ईस्ट एशिया के एलाइज को स्ट्रॉन्ग करना है। अगली बात समझिएगा, बड़ा जरूरी है। अब मिडिल ईस्ट के बाद जो एनएसएस के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस वीडियो के बाद आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ना है। आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया अगले 25-30 साल में कैसी नजर आएगी। अगर आप वो नहीं भी पढ़ सकते तो ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, जब ये लाइव मेरा खत्म होगा, बार बार देखिएगा, आपको ये चीजें समझ आएगी। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मिडिल ईस्ट के हवाले से एनएसएस ये कहता है कि यूएस प्रायोरिटी इज नो लॉन्गर द मिडिल ईस्ट फर्स्ट। अमेरिका ये कहता है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट की जो प्रायोरिटी है, मिडिल ईस्ट की, वो पहली प्रायोरिटी नहीं है, वो खाता ही खत्म हो गया सारा अमेरिका का। फॉर 50 ईयर्स द मिडिल ईस्ट डोमिनेटेड यूएस फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ ऑयल डिपेंडेंसी, कोल्ड वॉर राइवलरी, conflicts that threaten global stability. But now the US says America is a major energy exporter, superpower competition is reduced, US alliances in the region are strong. अब जरा बात को समझिएगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब की स्ट्रेटजी को, वो कहते हैं कि उसने पूरे के पूरे दरिया को या समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। अमेरिका ने क्या कहा सुनिएगा। अमेरिका ये कहता है कि 50 साल तक, यानी 1960s 1970 से लेकर 2025 तक, यानी 50 साल तक, अमेरिका को 3 चीजों की वजह से वो मिडिल ईस्ट में बिजी था। पहली चीज क्या थी? पहली चीज जो थी वो थी ऑयल डिपेंडेंसी, यानी अमेरिका का जो एनर्जी का सोर्स था, बल्कि 40 साल या 50 साल पहले तक तो एनर्जी का एक ही सोर्स था ना, ऑयल था, तेल से गाड़ी चलती थी, तेल से जनरेटर चलता था, तेल से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला करती थी, और लोग उससे अपने आप, तेल से इंजन चलते थे। इंजन तो खैर आज भी चलते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो सारी चीज़ें चलती थी, बट अब वो चीज़ बदल गई है। अब ग्रीन एनर्जी आ गई है, सोलर एनर्जी आ गई है, जिससे इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, बड़े बड़े ग्रीन पार्क्स हैं। तो वो सारा एनर्जी का फैक्टर चेंज हो चुका। गाड़ियां जो हैं वो अब आहिस्ता से टेस्ला आ गया, डिफरेंट आ गया, तो अमेरिका की वो डिपेंडेंस खत्म होगी, नंबर 1। दूसरा, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 ऑयल या एनर्जी एक्सपोर्टर भी बन चुका है। अमेरिका को जरूरत नहीं है वो तेल ले ना ले, उसने अपने आप को एनर्जी फ्री कर लिया है। उसके पास तेल भी वाफिर तादाद में है, उसके पास रिजर्वायर्स भी तेल के वाफिर तादाद में है अमेरिका के पास इस टाइम, और वो तेल इस तरह इस्तेमाल भी नहीं करता, क्योंकि वो अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा चुका है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए अमेरिका की जो डिपेंडेंस है वो फारिग हो चुकी है, मिडिल ईस्ट से खत्म हो चुकी है, नंबर 1। दूसरी बात, अमेरिका ये कहता है कि कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका को इस पूरे इलाके में रहना था। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था, आपको पता है, जिसके बहुत सारे एलाई से, सीरिया सोवियत यूनियन का एलाई था, इराक एलाई था, इजिप्ट एलाई था एक टाइम पे। बट थिंग इज दैट कि वो एलाई तो नहीं था, एलाई तो था, लेकिन ऑयल का भी मामला था। अमेरिका चाहता था कि ऑयल पे डिपेंडेंसी अमेरिका की ही रहे, सोवियत यूनियन की ना हो उस टाइम। और ऑब्वियसली अमेरिका ऑयल की वजह से उस टाइम, और ऑयल अमेरिका को ऑयल की जरूरत भी थी, तो ऑब्वियसली अमेरिका ने अपने आप को डिपेंड रखना था। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, अमेरिका ये कहता है
कि अमेरिका पिछले 50 साल से इसलिए भी परेशान था मिडल ईस्ट में और अपना फोकस रखा हुआ था कि मिडल ईस्ट में की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। अब कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से थे? ऑब्वियसली अरब कंट्रीज़ की आपस में जंगें थीं, इस्लामिक स्टेट ग्रुप था, अल-कायदा था, सद्दाम हुसैन का मामला था। तो ये सारे मामलात जो थे, इस वजह से अमेरिका ने अपने आप को इन्वॉल्व करना था। लेकिन नंबर वन चीज़ क्या थी? अमेरिका कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट नहीं करना चाहता था कि अमेरिका के जो तेल के कुएं हैं उन पे किसी तरह का थ्रेट हो। तो इट्स ऑलवेज अबाउट द ऑयल। अमेरिका डोंट वांट कि उसका ऑयल पे किसी और की नज़र रहे और वो ऑयल जो है वो उसका ले जाए या उसकी डोमिनेशन उस ऑयल पे ख़त्म हो जाए। जब तक अमेरिका की प्रॉपर तौर पे जो एनर्जी की डिपेंडेंस थी वो ऑयल पे थी या अरब कंट्रीज़ पे थी। आज इसका ये मतलब है कि अमेरिका की जो ऑयल की डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। आज अमेरिका ऑयल के बगैर रह सकता है। अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने अपने एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ईरान को लेकर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अमेरिका जो है उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ईरान को लेकर कहा है कि ईरान वाज द रीजनल चीफ डिस्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी ईरान जो था वो सबसे बड़ा ऐसा चीफ था जो डिस्टेबलाइजेशन जो था वो एक फोर्स था, यानी वो लड़ाई झगड़ा करता था, ये अमेरिका के मुताबिक था। लेकिन इट वॉज ग्रेटली वीकेंड बाय इसराइल एक्शन सिंस अक्टूबर 7, 2023। ट्रंप ओपन मिडनाइट हैमर जून 2025 विच हिट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी अमेरिका ने कहा कि ईरान पिछले काफ़ी साल अरसे से मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इसराइल की मदद से ईरान को वीक कर चुका है और अब यूएस जो है वो ईरान को एक बहुत कमज़ोर ताकत समझता है। ये बात भी सही है, ईरान अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। सो दैट्स व्हाट अमेरिका सेड अबाउट मिडिल ईस्ट। आगे जो है वो अमेरिका अपनी पॉलिसी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। अमेरिका ये कहता है कि ट्रंप negotiated a ceasefire in Gaza. All living hostages were returned. Hamas backers are weakened. The strategy claims progress towards a more permanent peace. तो अमेरिका के मुताबिक अब मिडिल ईस्ट में परमानेंटली पीस आ चुका है। वी ऑल नो कि परमानेंटली पीस नहीं आया, जंगें तो होती रहेंगी, लेकिन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि आपने खुद लड़ना है, खुद मरें। आई डोंट इवन केयर, मुझे जो ज़रूरत थी ऑयल की वो मेरा खाता क्लियर हो चुका है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़े मरें, आई डोंट केयर। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी मिडिल ईस्ट को लेके चेंज हो चुकी है। जो अरब कंट्रीज ये सोचते थे ना कि अब वो अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो अब ऐसा चीज़ आपको ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो अरब कंट्रीज़ अल्टरनेटिव मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का रोल जो है वो रीजन में आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, अगले 5-6 सालों में ज़रूर नजर आएगा। अगली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में क्या है? अगली बात इस सारे मामले में ये है कि अगर हम इन सारे मामलों को ब्रॉडरली देखते हैं, तो मैं जो पिछले तकरीबन 1 साल से जो मेरे थीसिस था, जो मैं चीज़ें आपको बार बार बता रहा था कि अमेरिका अब चीज़ों को बदलता हुआ नजर आएगा, या आपको अमेरिका बड़ा बदला हुआ नजर आएगा, या आपको अमेरिका चीज़ों को डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। और ये आपको नजर आ रहा है, अमेरिका बेसिकली इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, जापान को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताइवान को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिलीपींस को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ऐसे कंट्रीज़ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा कि वो कंट्रीज़ मिल के जो है वो चाइना को वीक करें। बिकॉज अमेरिका का असल जो थ्रेट है वो ईरान नहीं है, सद्दाम हुसैन नहीं है, रशिया नहीं है, पुतिन नहीं है, सोवियत यूनियन, सारे फारिग हो गए हैं थ्रेट। ये सारे थ्रेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फारिग हो चुके हैं। अमेरिका का जो असल थ्रेट है वो थ्रेट इस टाइम चाइना है, और उस थ्रेट को अमेरिका कम्पीट करने के लिए, उस थ्रेट को अमेरिका ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। अब ये वक्त बताएगा कि अमेरिका अगले 20 साल में अपनी स्ट्रेटजी में कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब नहीं होता। बट एज ऑफ नाउ द थिंग इज़ क्लियर, अमेरिका की 2025 की एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्लियर हो चुकी है, आ चुकी है। अमेरिका की 2 प्रायोरिटीज़ हैं इस पूरे इलाके में कि अमेरिका ने 2 रीजन्स पे सबसे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखना है। वो मैं इन्फ्लुएंस आपको दिखा देता हूँ। पहला जो अमेरिका ने इन्फ्लुएंस रखना है वो, या जहां पर जिस इलाके पे अमेरिका ने फोकस करना है, वो इलाका जो है वो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका का इलाका है। वो अमेरिका का अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इलाका जो है वो इलाका ये सेंट्रल एशिया से लेकर सारा ईस्ट एशिया का ये इलाका है। दीज आर द ओनली 2 रीजन्स विच अमेरिका वांट्स टू डोमिनेट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और अगर अमेरिका इन दोनों इलाकों पे डोमिनेट कर लेता है तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2045 में भी जो सुपर पावर होगी दुनिया की वो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगी, और अगले 100 साल तक फिर वो दोबारा डोमिनेट करेगा जिस तरह उसने किया है। बात की चीज़ें